हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। और शिवानी, कहाँ थी आप इतने 2 दिनों से? सर पहले तो कोई घर पे आ गया था, फिर नानी घर चली गई थी मैं। झूठ हाँ, बोल। ये नानी के चली जाती, छुट्टी करने कर ली। चलिए कोई नहीं, अब वीडियो देख लिए थे। हाँ जी। चलिए, तो आइए बच्चों, आज हम अपने डिविडेंड डिसीजन की जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे और आज ही खत्म भी हो जाएगा। 4 ही क्वेश्चंस है इसमें। तो इसमें कोई भी फॉर्मूला एज सच नहीं होता, बेसिकली बस हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि कंपनी इतना डिविडेंड देती है, वो बस डिविडेंड निकालना हमें सीखना है। तो आइए जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। कम टू पेज नंबर 229 पे आइए। इलस्ट्रेशन 11.1 229। XYZ company expects with some degree of certainty to generate the following profits and to have the following capital investment. एक सेकंड, हमेशा लेट आती है ये बच्ची। निष्ठा जी, आप हमेशा लेट क्यों आती हो भाई? क्या चक्कर है? चलिए, हाँ जी हाँ जी। पेज नंबर 229 पे आइए। आपको दे रखा है XYZ company expects with some degree of certainty to generate the following profits and to have the following capital investment. हमें 5 साल दे रखे हैं, 5,000 का इनकम है, 4,000 ये 5,000 लाख है बेसिकली, मतलब थाउजेंड्स में है तो 5 लाख हो गया, 4 लाख 25 मतलब 2500 नहीं 25 लाख हो गया ये बेसिकली। ये हो गया 20 लाख एंड 1500, तो 15 लाख एक्सेट्रा। द कंपनी करंटली हैज 10 लाख शेयर्स सर ऑफ कौन से इक्विटी। क्वेश्चन? अच्छा ठीक है। मैम 11.1 illustration पेज नंबर 229 पे। and pays dividend 5 per share. Determine dividend per share if the dividend policy is treated as a residual income. अब हमें क्या करना है? रेजिडुअल इनकम का क्या मतलब होता है यहाँ देखिएगा बच्चों। हमारे 5 साल है, 5 साल की इनकम कितनी है? मैं तो उसको पूरा लिखूंगा। देखिए, पहला है 5,000, आगे 3 जीरो और, ठीक है, आगे मैं 2 करके दिखाऊंगा आपको 4,000। ओके, चलिए अब वो कह रहे हैं कि पहले साल में इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। तो हमारे पास सरप्लस कितना बच जाएगा? 30 लाख का। यहां तक बात समझ में आ गई? और वो कह रहे हैं कि हम रेसिडुअल इनकम जितना भी सरप्लस बचेगा वो हम पे करेंगे। तो सरप्लस 30 लाख का बच गया और शेयर्स कितने हमारे? नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख। तो इसका मतलब डीपीएस कितना हो जाएगा? 3 रुपीज। हाँ जी आयुष, समझ में आई ये बात? यस सर। जल्दी से कंप्लीट करिए इस वाले पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करिए जल्दी से। अच्छा एक बात सुनिएगा, जिस क्वेश्चन में हमारे पास मान लीजिए जैसे थर्ड है, इसका थर्ड है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए थर्ड में कितना है? 2500 की तो इनकम है, 25 लाख की तो, और मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए 32 लाख की। तो इसका मतलब सरप्लस तो छोड़ो, मेरे को यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक और कॉलम बना लीजिए, एक यहाँ पे लिख लीजिए एक्सटर्नल फाइनेंस। एक्सटर्नल फाइनेंस कितना चाहिए होगा मेरे को उसमें? 7 लाख। तो इस पे डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, इनफैक्ट हमें 7 लाख रुपए और चाहिए होंगे पास से। मुस्कान समझ में आया? यस सर। चलिए जल्दी से कंप्लीट करिए। शिवानी आपको एक मिनट हाँ शिवानी, पहले आप पूछो क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। हाँ अनीश बोल। ये एक्सटर्नल फाइनेंस वाला कॉलम में बनाना है। वैसे तो एक कॉलम अलग से बना लेना, हाँ सरप्लस तो रहने तो एक अलग से कॉलम बना लो, एक्सटर्नल फाइनेंस नीडेड। उसमें क्या लिखना है? इसके बाद बना लो, डीपीएस के बाद बना लो।
पहला पार्ट जल्दी से कंप्लीट करिए। हो गया सबका? चलिए आगे इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। रुक जाओ। अच्छा रुक जाओ, ठीक है। रुक जाओ। हाँ रुक गए। जब हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया? सर -7 लाख कैसे? नेगेटिव नहीं है मैम, ये बेसिकली नेगेटिव नहीं है। ये ना आप इसको एक दूसरा कॉलम बना लो। सरप्लस तो जीरो हो गया, छोड़ दो, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स भी छोड़ दो, डीपीएस भी छोड़ दो, एक नया कॉलम बना लो, एक्सटर्नल फाइनेंस। बल्कि हमें और पैसा चाहिए बाहर से, 7 लाख वहां लिख दो। 25 लाख हमने कमाया, 32 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 25 लाख तो पहले 32 लाख में लगा देंगे, जो बचेगा वो बाहर से रेस कर लेंगे। ओके। हाँ, एक्स्ट्रा मैंने नेगेटिव इसलिए दिखाया था क्योंकि मैंने एक ही कॉलम लिख दिया था, आप अलग से कॉलम बना लीजिए। तो सर डिविडेंड पर शेयर जीरो ही आया ना? हाँ जी, डिविडेंड क्या? जीरो आया ना डिविडेंड पर शेयर? हाँ हाँ, जिनमें एक्सटर्नल फाइनेंस लेना उनमें जीरो नहीं, डैश लगा दीजिए ना बस। हो गया? यस सर। चल अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जल्दी से आइए। Determine dividend per share and the amount of external finance that will be needed if the dividend payout ratio of 50% is maintained। एक सेकंड, मतलब आपको 50% का, एक मनन आने दो उसको। हाँ जी मनन, लेट क्यों आए बच्चे? हाँ जी मनन,
हाँ जी चलिए सर। देखिए बच्चों, अब वो कह रहे हैं कि 50% का हमें डिविडेंड देना ही देना है हर साल। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 50% का डिविडेंड दे दीजिए। तो अर्निंग्स 50 लाख की हुई, तो डिविडेंड कितना हो गया, डिविडेंड पर 50% का देंगे हम, ठीक है ना। तो डिविडेंड हो गया 25 lakhs, डीपीएस हो गया 2.5 डिवाइड बाय 10 करके। अब देखिए हमारे पास सरप्लस कितना बच गया, पहले केस में 50 lakhs माइनस 25 lakhs, 25 लाख का सरप्लस बच गया। और हमारे को इन्वेस्टमेंट कितने की करनी है, 20 lakhs की। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फाइनेंस यहां तो चाहिए नहीं। बात समझ में आई निष्ठा? Yes, sir. ठीक है, ऐसे सारे करने हैं आपको, मतलब इसमें आपको हर साल 50% का डिविडेंड तो देना ही देना है। हाँ जी अनीश, समझ में आ रहा है? यस सर। कि सर इसमें सरप्लस है इसलिए एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं लिया। नहीं, सरप्लस तो हर केस में बनेगा। देखो सरप्लस तो हर केस में बनेगा, इसलिए एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं लिया क्योंकि सरप्लस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। सरप्लस तो इसमें देखो हर केस में है। अच्छा। अब इन्वेस्टमेंट देखो, सेकंड केस में इन्वेस्टमेंट करनी है 25 लाख की, मेरे पास सरप्लस 20 लाख का, तो 5 लाख का वो लेना पड़ेगा एक्सटर्नल फाइनेंस। ओके। अब जैसे थर्ड है, इसमें मेरे को लेना पड़ेगा अगेन 7 लाख का एक्सटर्नल फाइनेंस। समझ में आई बात? वैसे प्रॉफिट में से देखते हैं मगर इसमें ये मैंने गलती। हाँ बोलो क्या कह रही हो? वैसे प्रॉफिट से देखते हैं बट इसमें डिविडेंड के हिसाब से हाँ, क्योंकि देखेंगे। इसमें पहले डिविडेंड पे करे 50% का, कह रहे हैं कि पहले हमारे को 50% डिविडेंड तो देना ही देना है। ठीक है। नहीं बेटा, ऐसा ऐसा नहीं होता कि हम किससे देखते हैं, यही तो पॉलिसीज हम पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने जो पॉलिसी पढ़ी थी उसको हम रेजिडुअल पॉलिसी कहते हैं। रेजिडुअल पॉलिसी का मतलब है कि पहले इन्वेस्टमेंट कर लो, जो बचेगा उसको डिविडेंड में बांट लो, ठीक है, ये होती है रेजिडुअल पॉलिसी। अब जो पढ़ रहे हैं वो है कि हमें डिविडेंड तो पे करना ही करना है। यही इस चैप्टर में है कि अलग अलग पॉलिसीज पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहले पार्ट में बच्चों रेजिडुअल पॉलिसी को अंडरलाइन करो, पहले पार्ट का रेजिडुअल पॉलिसी को अंडरलाइन करो, सेकंड पार्ट में डीपीएस ऑफ 50% वाले को अंडरलाइन करो। हाँ जी बोलो क्या डाउट? मनन, हाँ जी सर। लेट क्यों आए बच्चे? भूल गया था। भूल ही गया था? अरे वाह, बहुत ही अच्छा है। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़, उसका सेकंड पार्ट देख, तेरे को समझ आ रहा है? पेज नंबर 229, इलस्ट्रेशन 11.1, जल्दी कंप्लीट करो ये। हो गया बच्चों? सर हाँ जी, रेजिडुअल डिसीजन क्या होता है? क्या रेजिडुअल डिसीजन। रेजिडुअल का मतलब होता है बेटा, जैसे इससे पहले वाला पार्ट था कि सबसे पहले हमने अर्निंग्स देखी, फिर हमने सेकंड कॉलम बनाया इन्वेस्टमेंट का। तो पहले हमने देख लिया कि 50 लाख की अर्निंग्स थी और सेकंड हमारे को इन्वेस्टमेंट चाहिए थी 20 लाख की। तो हमारे पास सरप्लस कितना बच गया, 30 लाख का। वो सारा का सारा हमने डिविडेंड बांट दिया, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ।
समझ में आया मनन? ठीक है। ठीक है, एक मिनट अनीश, पहले वाले जो पार्ट की फोटो भेज दे एक बार ग्रुप पे। ओके सर। हाँ आप उसको देखो मनन, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी करो बच्चों। मनन आज हुआ था तू इंस्टीट्यूट? नहीं सर, कल तो यार क्यों नहीं गया? ले आऊंगा। सर हाँ जी निष्ठा। सर ये एक और बारी बताना कि सरप्लस इसमें 25 कैसे हुआ था? कौन से वाले पार्ट में? सेकंड में ही। सेकंड में बता दो। देखो पहले उसने इनकम कितनी कमाई सेकंड में? सेकंड में अर्निंग से 40 लाख की। नहीं, सेकंड पार्ट में। हाँ सेकंड पार्ट का कौन से ईयर में ये तो बताओ। फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में 50 लाख की अर्निंग से हाँ। उसका 50% डिविडेंड पे कर दिया, तो कितना पे कर दिया डिविडेंड? 25 लाख। 25। तो फिर 50 माइनस 25 कितना हो गया बोलो? अच्छा। हाँ, हर साल में अर्निंग्स माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू सरप्लस या एक्सटर्नल फाइनेंस। तो सर फिर तो एक्सटर्नल फाइनेंस तो होगा ही नहीं ना। फर्स्ट केस में नहीं होएगा ना सिर्फ। लो मैं फिर से दिखा दो, देखो अर्निंग्स है पहले साल। देखो देखो यहाँ पे मैं साल में करके दिखा। पहले साल की अर्निंग्स है 50 लाख, मैंने डिविडेंड पे कर दिया 25 लाख 50%। ठीक है, मैं वो नहीं लिख रहा, डीपीएस नहीं लिख रहा। मेरे पास सरप्लस कितना बच गया? इन्वेस्टमेंट। 25 लाख का सरप्लस बच गया मेरे पास, 50 माइनस 25। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। पहले सरप्लस बताओ कितना बच गया? 50 माइनस 25। अब इन्वेस्टमेंट यस 20 लाख का चाहिए, तो मेरे को इसका मतलब वो भी इसमें से कवर हो जाएगा सरप्लस से ही। तो एक्सटर्नल फाइनेंस नीडेड 0। समझ में आया? हाँ जी। अब मैं आपको थर्ड ईयर का करके दिखाता हूँ। थर्ड ईयर में मैंने 25 लाख कमाए, 12,50,000 पे कर दिए, 12,50,000 बच गया। हाँ जी। और इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 32 लाख। तो इसका मतलब जो इनका डिफरेंस आएगा वो एक्सटर्नल फंड्स चाहिए होगा ना। अच्छा आई समझ में? अच्छा ठीक है। चल जल्दी से कंप्लीट करो। अनीश हो गया? यस सर। मोहित? Yes, sir. आयुष? Yes, sir. चलिए हटा दूं। हर्षिता, मुस्कान, शिवानी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इलस्ट्रेशन 11.2 पे चलते हैं। मदन आप ना 11.2 से ज्वाइन करो, ये बाद में कर लेना। Two companies, A Limited and B Limited, are in the same. हाँ जी बच्चों 11.2 पढ़ते आइए। Two companies, A Limited and B Limited, are in the same industry with identical earnings per share for the last 5 years. A Limited has a policy of paying 40% of the earnings as dividend, while B Limited has a constant payout dividend per share. There is a disparity between the market price of the shares of the two companies. The price of A Limited is generally lower than B, even though it's TK.
अर्निंग्स वगैरह आपको दे दिए। कैलकुलेट द पे आउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड एंड अर्निंग यील्ड फॉर बोथ द कंपनीज। तो बच्चों यहाँ देखिए, पहले तो तीनों के फॉर्मूला लिख लीजिए। पे आउट रेशियो का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन ईपीएस। ठीक है, कितना कमाया उसमें से कितना पे आउट कर दिया। उसके बाद जो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन एमपीएस, मार्केट प्राइस। एंड अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला होता है ईपीएस अपॉन एमपीएस। तो पहले तो आप दोनों कंपनीज के 5 सालों के ये पे आउट रेशियो डीपीएस एंड एमपीएस निकालिए। ओ सॉरी, डिविडेंड यील्ड एंड अर्निंग यील्ड निकालिए जल्दी से, जल्दी से। सर हाँ जी बेटा, हर ईयर का निकालना है ये? क्या कह रहे हो? हर ईयर का निकालना हाँ, है? 5 साल के 5 सालों के निकालने हैं, ए के भी और बी के भी है, मतलब दोनों लिमिटेड के, दोनों कंपनीज के। ओके। हो गया बच्चों? हाँ जी, हो गया। सर अभी नहीं हो। करो।
हो गया बच्चों? हाँ जी अनीश, हो गया? Yes, sir. अब देखिए बच्चों, बेसिकली अब क्या कह रहे हैं व्हाट सेकंड पार्ट पे, व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंस इन देयर मार्केट प्राइसेस। देखो बच्चों, जो हमारा बी कंपनी है उसका जो डिविडेंड देने का तरीका है वो एक स्टेबल डिविडेंड दे रहे हैं। तो जो शेयर होल्डर्स है वो अपनी अर्निंग्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर साल उनको इतना डिविडेंड तो मिलेगा, इसलिए उनके उस कंपनी के मार्केट प्राइस ज्यादा है। लेकिन ए लिमिटेड का कभी तो शेयर का कभी तो डिविडेंड 1.6 हो जाता है, कभी डिविडेंड 0.6 हो जाता है। तो जो उसके शेयर होल्डर्स है दे आर नॉट वेरी, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है कि उनको क्या डिविडेंड मिलेगा, स्टेबिलिटी नहीं है कोई उनकी। तो इसलिए वो शेयर के जो उसके प्राइसेस है वो कम है, क्योंकि वो शेयर्स बिकते रहते हैं, ए कंपनी के शेयर्स बिकते रहते हैं। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन द मार्केट प्राइस? यही, एक का स्टेबल डिविडेंड है और एक का अनस्टेबल डिविडेंड है। एंड व्हाट कैन बी डन बाय ए लिमिटेड? ए लिमिटेड क्या कर सकता है, अपने शेयर, अपने डिविडेंड को थोड़ा सा बढ़ा देगा अगर, तो उसके शेयर, उसके मार्केट प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों आप ना इसका वैसे यही लिखना आंसर, लेकिन आप एक बार इन दोनों पैराग्राफ को रीड कर लेना जब आराम से, जब भी आप करो तो यहाँ पे लिख लीजिए, इन दोनों को रीड कर लेना, आपको और अच्छे से आप अपने आंसर को फ्रेम कर पाओ। चलिए 11.3 पे चलते हैं। ये फॉर्मूला आई होप आपने बड़े से बड़ा बड़ा करके लिख लिया होगा कहीं पे। आइए, following information is available in respect of Ericsson Limited as on December 31st 2016। 15% प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख के, इक्विटी शेयर कैपिटल है 22 लाख के, 10 रुपए का एक शेयर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 8 लाख का, रिजर्व है 7 लाख के, कैश एंड बैंक के आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 3.5 लाख का बचेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख का है। कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर 2016। You are required to find out EPS and maximum DPS if 10% of the current year profits are required to be retained। यहां देखिएगा बच्चों, मैं कराऊंगा ए पार्ट, यहां देखिए प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स कितना है 6 लाख का, पहले तो इसमें से रिटेन कर देते हैं, हमें 10% रिटेन करना है, 10% है ना, हाँ, तो 60,000 तो हमने पहले माइनस अलग से रख दिया, तो हमारे पास कितना बच गया प्रॉफिट्स आफ्टर रिटेंशन 5,40,000। इसमें से हम अपना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड 10 लाख, एक प्रेफरेंस शेयर है 15% का, तो कितना हो गया 1,50,000। हाँ जी मोहित, समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया हमारा 3,90,000, ये हमारा प्रॉफिट्स हो गया अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। और हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? सर कैमरा बंद हो गया। एक सेकेंड। एक सेकेंड बच्चों।
हाँ जी बच्चों, पता नहीं यार ये कौन, चलिए हाँ जी दिख रहा है सही क्लियर, अब फिर से आवाज आ रही है, ठीक है? जी सर। हाँ जी आवाज आ रही है ना? जी सर। चलो अच्छा, अब आइए तो हमारे पास ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। माइनस हाँ जी रीजन भी तो होगा, ये माइनस करे जा रहे हो आप तो लाइन से। कौन से वाला? ये कैसे पता चलेगा कौन सा पहले माइनस करना है कौन सा बाद में? मतलब कौन सा नहीं, पहले कौन सा मतलब रिटेन वाला पूछ रहा है? हाँ ये सारे। सर सबसे पहले तो देखो ना उसमें, ये तो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। उसने बोला है कि पहले प्रॉफिट हमें रिटेन, पहले हमें 10% निकालना है, तो सबसे पहले रिटेन का निकाल दोगे सबसे पहले। उसके बाद आप अपना पहले प्रेफरेंस होता है फिर इक्विटी होता है, दो ही तो है, आप याद कर लो। रिटेन पहला रिटेन होता है, फिर प्रेफरेंस और फिर इक्विटी, यही सीक्वेंस होता है, ठीक है? ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे, 22 लाख के टोटल है और एक 10 रुपए का है, तो 2,20,000 हो गया। तो मेरा ईपीएस कितना हो जाएगा? 3,90,000 डिवाइड बाय 2,20,000, ये आ जाएगा हमारा कितना आएगा? 3,90,000 डिवाइड बाय 2,20,000 करना कितना आएगा? कितना आ जाएगा ये देखो, ये कितना आ गया? 1.77। 1.77। लेकिन रुक जाओ बच्चों, एक चीज अगर हमने पढ़ी देखा हो, हम हमारे पास कैश कितना है, ये तो हमारा अर्निंग्स है, हमारे पास कैश कितना बचा है? अगर आप नीचे क्वेश्चन को देखोगे 350 बचा है, तो हम डिविडेंड कितना दे पाएंगे मैक्सिमम? चाहे हमने अर्निंग्स हमारी इतनी है, चाहे हमारे प्रॉफिट 390 है, लेकिन हम अपना डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? जितना हमारे पास कैश बचा है 350 का, तो 350 डिवाइड बाय 2,20,000, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1.59। तो डीपीएस हमारा हो जाएगा 1.59। तो सर और एक सेकंड और ईपीएस हो जाएगा 1.77। हाँ जी बोलो बेटा, अब बोलो। सर 350 से ही डिवाइड करना था तो 390 निकाला क्यों है? किसको? 350 से ही अगर हमें डिविडेंड देना था, हाँ वो ऑलरेडी गिवन है, तो 390 क्यों निकाला? सर आप क्वेश्चन में दो चीजें मांगी है, एक डिविडेंड मांगा है और एक अर्निंग्स मांगी है, तो अर्निंग्स तो हमारी इतनी है ना, ये अर्निंग्स के लिए निकाला है। अच्छा हाँ बेटा ये फर्क समझ, शिवानी दोनों में चीजों में समझ आया कि ये और इसमें क्या फर्क है, ये क्या है और ये क्या है? हाँ जी सर। चलिए पहले ये फर्स्ट पार्ट जल्दी से कॉपी करिए, फिर सेकंड पार्ट कराता हूं। अर्निंग्स तो 450 दी हुई है इसमें आंसर में। कहां पे? इन्होंने तो आंसर में 450 दी हुई है अर्निंग। सर वो सेकंड पार्ट की है बेटा, फर्स्ट पार्ट की नहीं है। अच्छा हाँ वो सेकंड पार्ट की होगी, नहीं फर्स्ट पार्ट की नहीं है। फर्स्ट पार्ट का ना ये सेकंड, नीचे देखो ये फर्स्ट पार्ट का नहीं है वो। नहीं ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे ही यही है सही। जल्दी से कॉपी करिए इसको। बच्चों हो गया? सेकंड पार्ट करें? मनन समझ आ रहा है? हाँ सर। अब देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि कितना डिविडेंड देंगे अगर हम 10% के करंट ईयर के प्रॉफिट्स रिटेन करते हैं, वो तो हमने कर दिया, और हमें 2.5 लाख की एक इन्वेस्टमेंट भी करनी है। अब ये देख बच्चों, प्रॉफिट्स आफ्टर रिटेंशन कितना बच गया?
प्रॉफिट्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड 390, हमें इसमें से लेस इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख, तो हमारे पास कितने बच गए ये अर्निंग्स आफ्टर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी? $1,40,000। लेकिन वही बात, अब मैक्सिमम हमारे पास कैश कितना है 3,50,000। इसमें से इन्वेस्टमेंट अगर 2.5 लाख की माइनस कर दी तो हमारे पास कितना बच गया 1 लाख, और हमारे पास शेयर्स कितने हैं 22 लाख। तो हम कितना पे कर पाएंगे डिविडेंड, जितना भी आएगा। ये चीज समझ में आई? हाँ जी अनीश, नहीं सर। कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? ये भी अभी दोनों नहीं आया। इसमें ना एक चीज कह रहे हैं कि हमें एक इन्वेस्टमेंट करनी है 2.5 लाख की, उसके बाद जो बचेगा हम डिविडेंड पे करेंगे। तो हमने प्रॉफिट्स के प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद इन्वेस्टमेंट भी रख ली 2.5 लाख की। हाँ जी अनीश, ठीक है सर। एक बार सबसे पूछ रहा हूं, आयुष समझ में आ रहा है आपको? यस सर। मोहित, वत्सल, निष्ठा, यस सर। ठीक है, ऋत्विक, मुस्कान, Yes, तो sir. अर्निंग पर शेयर में हमने रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों माइनस करी है? वो तो अर्निंग ही हुई ना, वो अर्निंग पर शेयर क्या कह रहे हो आप? अर्निंग पर शेयर में हमने रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों माइनस करी है? वो तो इंक्लूडेड ही होनी चाहिए, वो तो शेयर होल्डर की है ना। हाँ वो अच्छा आप ये कह रहे, अच्छा ठीक है, वो तो नीचे ही बच गई। हाँ ठीक है, अर्निंग्स के लिए मत माइनस करो इसको, आप इसके लिए इसकी वर्किंग के लिए कर लो, अर्निंग्स के लिए आप इसको मत माइनस करो, ये कह रहे हो ना? हाँ हाँ अर्निंग्स के लिए मत माइनस करो, लेकिन इसके कैश इसके डिविडेंड के लिए करो। सर तो एक पार्ट में ईपीएस चेंज हो जाएगा। हाँ ईपीएस में आप ऐसा करो, ईपीएस में ना रिटेन्ड मत माइनस करो, सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जितना है 6 लाख माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कर दो सीधा 150। सर क्यों नहीं करना माइनस? बेसिकली बेटा ये मतलब ये पॉइंट है कि अगर अर्निंग्स हमने जितनी भी बची नीचे अर्निंग्स, वो तो सारी की सारी हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स की है, तो चाहे वो रिटेन को अलग से क्यों लिखा, फिर रिटेन भी तो इसमें ऐड हो जाएगी ना। अर्निंग्स सारी की सारी इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है, चाहे वो रिटेन्ड हो चाहे वो अलग से हो, तो इसको अलग से माइनस ना करके हमने इधर ही दिखा दिया सिर्फ ईपीएस के लिए। अगर हम डीपीएस निकालना चाहते हैं अपना डिविडेंड कितना पे किया, तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स अलग से दिखाएंगे कि पहले तो हमने ये अलग से उठा के रख दिया पैसा, अब जो बचा है उसमें से हम डिविडेंड पे करें। लेकिन अगर हम अर्निंग्स निकाल रहे हैं तो आपको रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अल्टीमेटली बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है, इसलिए। तो अगर ईपीएस निकाल रहे हो तो आप रिटेन्ड मत माइनस करना और सब कुछ सेम चलेगा, लेकिन अगर आप डीपीएस निकाल रहे हो तो आपको पूरी वर्किंग ऐसे ही है। दोनों पार्ट्स हो गए सबके? लास्ट क्वेश्चन पे चले। तो एक बार फाइनल आंसर्स बता दो दोनों हाँ पार्ट। एक मिनट पहले ऋत्विक आप बोलो क्या कह रहे हो? अरे डीपीएस है क्या? क्या कह रहा है नीश? डीपीएस है क्या ये डीपीएस है क्या? डिविडेंड पर शेयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल। हाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल, डिविडेंड पर शेयर। मैम मैं बताया तो आपको, फाइनली एक बार बताया तो यहाँ देखिए, मैं फर्स्ट पार्ट का भी एक बार दोनों करके दिखाता हूँ। पहले अर्निंग्स की बात करते हैं फिर डिविडेंड का, अपना आंसर मैच करें। अगर हम पहले अर्निंग्स की बात करें, अर्निंग पर शेयर, तो हमारी टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 6 लाख लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 1,50,000, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी 4,50,000 less divided by number of shares, तो ईपीएस आ गया आपका ये हो गया पहला पार्ट। अब आ जाओ डीपीएस पहले पार्ट का।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख लेस रिटेन्ड 60,000, 5,40,000 लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 1,50,000, 390,000। लेकिन हम मैक्सिमम कैश कितना अवेलेबल है हमारे पास? मैक्सिमम कैश तो हमारे पास 3,50,000 है, तो हम इसको सीधा यहीं पे वर्किंग कर देंगे। 3,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 2,20,000, तो आ गया 1.59 हम डीपीएस पे कर सकते हैं। अर्चना समझ आ गया पहला पार्ट? Yes, sir. अब सबको समझ में आ गया? क्लियर? एक बार फर्स्ट को कॉपी करिए, फिर सेकंड भी ऐसे लिख के दिखाता हूं। हाँ जी निष्ठा, समझ में आ गया? Yes, sir. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये तो हमारी नॉर्मल वर्किंग है ही, यहां लिख सकते हो मैक्सिमम डीपीएस दैट कैन बी पेड। अब देखिए सेकंड पार्ट की, देखो ईपीएस तो सेम ही रहेगा क्योंकि अर्निंग्स तो हमने इतनी की है, ये तो सेम ही रहेगा। डीपीएस की वर्किंग जैसे पहले की थी वही चलेगी। वो भी बोर्ड पे करके दिखा दो। हाँ जी वो भी करके दिखा दो ना। वो भी कर दो, ईपीएस तो सेम है। अब यहां देखो 390 है, अब देखो मैक्सिमम हमारे पास कैश कितना है? 350। पहले तो हम इसमें से अपना वो कर देंगे इन्वेस्टमेंट 250 की, तो हमारे पास सरप्लस कितना बच जाएगा? 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2,20,000, बस खत्म। Sir, EPS सेम क्यों रहेगा? हम ईपीएस तो अर्निंग्स कितनी हमने अर्निंग्स की है ये, अब इस अर्निंग्स में से ही हम इन्वेस्टमेंट के लिए निकालेंगे, हम रिटेन के लिए निकालेंगे और हम डिविडेंड के लिए निकालेंगे, लेकिन एक शेयर पे कमाई तो इतनी हुई है ना बेटा। अब इस अर्निंग्स में से ही हम कुछ पार्ट तो रिटेन कर लेंगे और कुछ पार्ट हम अपना महंगा ही नहीं EPS। इन्वेस्ट कर देंगे और कुछ पार्ट हम क्या करेंगे, उसको डिविडेंड पे कर देंगे। हम एक मिनट अर्चना, ये समझ में आया पॉइंट? Yes, sir. तो अर्निंग्स पर शेयर तो उतनी रही ना, एक शेयर में अपने इतना कमाया, ये हमने डिविडेंड के बाद हमारा ये अर्निंग्स बची है इक्विटी के लिए। अब उसमें से हम क्या क्या करेंगे वही तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, एक और किसी और ने भी पूछा था, किसने पूछा था? सेकंड में शायद EPS मांगा ही नहीं। ईपीएस तो यार सेकंड पार्ट में मांगा ही नहीं, ठीक है, ये भी बात सही है। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके भी दो पार्ट है, पहले आप लोग सेकंड पार्ट करेंगे, पहले हम लोग, वो इजी है। इंपोर्ट रिप्लेसमेंट लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन प्रोड्यूसिंग गुड्स टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएसए। The managing director of the company, Ajay, is seriously concerned about the dividend payout policy of the company. He has asked you as a company secretary, etc., to go with the following proposal. Policy 2 देखो, a dividend payout of ₹1 per share for each period, when except when earnings per share exceed ₹6, when an extra dividend equal to 80% of the earnings beyond ₹6 are paid. बच्चों आपको ना साल उल्टे लिखे हुए हैं, ये 2016 से लिखे हुए, हालांकि 2007 से लिखे होने चाहिए थे। तो आप पहले क्या करेंगे, सारे ईयर्स लिख लेंगे, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पहले हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, पॉलिसी बी बेसिकली। उसके बाद वो कह रहा है कि सबके हम हर साल ₹1 का डिविडेंड देंगे जब तक अर्निंग ₹6 है, तो सब सालों की ईपीएस लिख लो। ईपीएस लिख लेते 0.5, 1,
3.6, 2.4, 4.8, 6.4, 5.6, 6.4, 7.6 एंड 8। वो कह रहे हैं कि हर साल डीपीएस 1 रुपया का देगी। तो जब तक हमारी अर्निंग 6 रुपीज तक है, जैसे कि ये सारे सालों पे 1 1 1 1 1, इसको छोड़ दो, फिर 1, इसको ये छोड़ दो, तो देखो जब 6 रुपीज तक की अर्निंग है तो 1 रुपया डिविडेंड देंगे, और जैसे ही 6 से ज्यादा हो जाएगी अर्निंग्स तो जितना ज्यादा होगा उसको 80% दे देंगे। तो इस केस में कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.4 का 80%, इसमें कितना हो जाएगा सेम 1 प्लस 0.4 का 80%, इसमें कितना हो जाएगा 1 प्लस 1.6 का 80%, और इसमें 1 प्लस 2 का 80%। बताइए आयुष, समझ में आई बात? यस सर। जल्दी से कंप्लीट करो उसको, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। सर ये पॉलिसी 2 है। हाँ पॉलिसी बी है बेटा, पॉलिसी 2। हाँ चलिए आइए पॉलिसी 1 देखते हैं। हाँ जी, देखो पॉलिसी 1 क्या कह रहा है। पॉलिसी 1 कह रहा है a dividend payout of 2 per share increasing by 20 paisa per share over the previous year when the dividend payout falls below 50% for 2 consecutive years। अगर हम 2 रुपए का डिविडेंड देंगे लेकिन 20 पैसे से बढ़ा देंगे उस साल में, जिस साल में 2 साल का पे आउट रेशो 50 से कम हो जाएगा। तो देखो पहले साल का हमने 2 लिखा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पे आउट रेशो लिखता हूँ। अभी आपने पे आउट रेशो निकालना सीखा था, डीपीएस अपॉन ईपीएस। तो कितना हो गया पहले साल का 2 डिवाइड बाय 0.5 4, ठीक है ना। तो मतलब अगर परसेंटेज पे करो तो इंटू 100 कर लो 400%। सेकेंड ईयर का भी 2 डिवाइड बाय 1 200%। थर्ड ईयर का देखते हैं 2 55%। फोर्थ ईयर का देखते हैं 2 83%। फिफ्थ ईयर का देखते हैं 2 41%। अब देखो खतरे की घंटी बज गई है, लेकिन अभी पिछले 2 साल मतलब अभी इस साल से पहले वाले साल का 50 से ज्यादा था, तो हम इस पे भी 2 रखेंगे। अब अगला देखते हैं, अगर हमने 2 दिया, अगर हम 2 देते हैं इसको तो ये हो जाएगा 31.25%। तो ये देखो ये 2 साल का 50% से कम हो गया, ये 2 साल का 50% से कम हो जाएगा ना, तो हम इसको क्या कर देंगे 2.2 कर देंगे इसको। अब ये कितना हो गया 34.375।
सर कैसे हुआ 2.2 दोबारा? बेटा अगर मैं यहाँ पे भी 2 देता तो 2 डिवाइड बाय 6.4 कितना होता? ये आता 31%। क्वेश्चन में लिखा है कि जैसे ही 2 सालों का, ये नहीं लिखा बेटा, इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क करना उस लाइन को, इसमें ये नहीं लिखा कि पिछले 2 सालों का, इसमें लिखा है जैसे ही 2 सालों का डिविडेंड पे आउट 50 से कम होएगा तो उस साल में हम 20 पैसे बढ़ा देंगे। अब देख, अगर हम इस साल की बात करें, इस साल की 2012 की बात करें, 2012 की अगर हम बात करते हैं तो 2012 और 2011 का 50% से कम हो जाएगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 2.2 करना, क्योंकि 20 पैसे से बढ़ा देगा। समझ में आया आयुष? ठीक है सर। अब देखो, अब ये कितना हो जाएगा, 2.2 डिवाइड बाय 6.4, अभी ये आ गया 34.375। अब देखो, अगर मैं इसका भी 2.2 देता हूं, यही वाला, तो कितना आएगा 39%, तो मेरे को इसको भी बढ़ाना पड़ेगा 2.4। अगर मैं इसका 2.4 देता हूं तो कितना हो जाएगा 37.5, अगेन कम हो जाएगा, तो मेरे को इसको भी 2.6 करना पड़ेगा 40%। अब आ जाओ इसमें, अगर मैं इसका 2.6 रखता हूं तो वो तो कम ही रहेगा, तो मेरे को 2.8 करना पड़ेगा। और इसको 3 कर। बताइए शिवानी, समझ में आया? हाँ जी सर। इसमें बेटा जो हम गलती करते हैं ना, बेसिकली क्या है, इसमें ना ये लिखा है कि किसी भी साल में अगर उस 2 सालों का पे आउट 50% से कम होगा तो हम 20 पैसे से बढ़ा देंगे। हम गलती क्या करते हैं, जब मैं इसकी बात करूं तो पिछले 2 सालों का तो 50% से कम नहीं है, क्योंकि एक का 41 है, एक का 83 है, लेकिन उसमें पास्ट वर्ड लिखा ही नहीं है। उसमें लिखा है कि जैसे ही 2 सालों का कम होगा, तो अगर मैं 2012 की बात करूं तो 2012 का कम हो रहा है 50 से, और 2011 का कम हो रहा है 50 से, तो 2012 में ही 20 पैसे बढ़ा देंगे। ये हम गलती करते हैं। हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि सर पिछले 2 का तो 50% से कम नहीं हुआ, पास्ट वर्ड लिखा ही नहीं है उसमें। समझ में आई ये बात बच्चों? हाँ जी निष्ठा, समझ में आ गया? हाँ जी बोलो, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। सबका हो गया कंप्लीट ये? एक बार जल्दी से कॉपी करिए इसको। बच्चों आपके कॉलेज ओपनिंग का कुछ सीन पता चला आप लोगों को? कुछ पता है मतलब कब से ओपन होएंगे फिजिकली क्लासेस के लिए? नहीं होंगे। नहीं होएंगे? अच्छा चलिए बंद हटा दूं इसको। हो गया? हाँ जी बच्चों, हो गया सबका? यस सर। चलिए बच्चों, ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है आज, ठीक है? इसका हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। मैं आपकी ना मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को छुट्टी दूंगा, ठीक है? तो नहीं फ्राइडे को, चलो नहीं, आप नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को ही रखो। फ्राइडे को नॉर्मल क्लास टाइम पे 4 o'clock हमारी क्लास है। हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट यूनिट करेंगे करंट एसेट्स वाला, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग का। तो वैल्यू बच्चों हमारे कॉलेज में हाँ जी क्या कह रहे हो? वैल्यू ऑफ फर्म कॉलेज में वैल्यू फॉर्म अभी थोड़ा सा रुक के, पहले मैं 1-2 छोटे चैप्टर करा रहा हूँ। वैल्यू फॉर्म थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इंटरनल से है क्या आपका? मतलब अभी बताया नहीं है लेकिन होगा बाद कोई नहीं, हम 1-2 चैप्टर छोटे और कर देते हैं ऐसे, 1-2 क्लास के, फिर वैल्यू फॉर्म लेते हैं। ठीक हमारा सीक्वेंस में चल रहा है, आगे भी सीक्वेंस में चलेगा, बस मैंने वैल्यू ऑफ फर्म को रोक रखा है। ठीक है। ठीक है, तो परसों मिलते हैं फ्राइडे को 4 o'clock। ओके चलिए बाय बाय। बाय सर।